हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूँ अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते हैं, 12th एग्रीकल्चर की एक क्लास रहने वाली है, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व चैप्टर नंबर 5 लेकर हम हाजिर हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 5 का नाम है कृषि मौसम विज्ञान, जी हाँ, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। न्यू ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर बच्चों यह चैप्टर आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा, यानी 5 नंबर का आपका एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो नए ब्लूप्रिंट में नए पूछा जा रहा है 5 नंबर का, और बड़ा अच्छे प्रश्न हैं। और ये चैप्टर की एक खासियत ये है कि मैं इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, सिर्फ 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो बच्चों, तो जो 4 क्वेश्चन हैं वो IMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनसे बाहर कभी नहीं जाता है, इस श्योरिटी है। तो 4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, 5 नंबर में है, क्वेश्चन बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन आपको समझा दूंगा तो आप बिल्कुल इजी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि 4 के अलावा आपको कोई भी 5वां क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन है, बस अच्छी प्रकार से पढ़ें और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर को लेकर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एलिमेंट ऑफ साइंस का अभी तक कोई वीडियो नहीं आया, 5वें चैप्टर का लो आ गया है, ठीक है ना। आपका इंतजार पूरा हो गया है, देख लीजिए। नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी प्रकार से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं खराब करते और शुरू कर लेते हैं इस वीडियो की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय वर्षा की विशेषताएं लिखिए, या भारतीय वर्षा की विशेषताएं बताइए, या भारत की वर्षा की विशेषता। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको, कैसे भी पूछ ले, भारतीय वर्षा की विशेषताएं आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको ढंग से समझिए। सबसे पहले, भारत में वर्षा की मात्रा अनिश्चित रहती है। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है, और औसत से अधिक वर्षा होने पर तो कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी कभी इतनी कम वर्षा होती है कि सूखा पड़ जाता है। पहली विशेषता तो ये है हमारी भारतीय वर्षा की, कि हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो अनिश्चित है, ठीक है ना। अनिश्चित है। एवरेज से अधिक वर्षा होने पर तो कभी कभी ये देखते हैं अपन कि इतनी बाढ़ आ जाती है कि स्थितियाँ संभालते हुए भी संभलती नहीं है। इतनी ज़्यादा, आपकी बार भी अपन ने देखा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन कई जगह ये भी स्थिति है। यूपी में देखे जाइए आप लोग कि बारिश कई जगह बताया जा रहा है कि बारिश हुई नहीं है, तो कई जगह प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसका मतलब और कई जगह आप देख रहे हो कि बाढ़ आ गई है ना। तो वही है, कहने का मतलब ये है, भारत में जो वर्षा होती है वो अनिश्चित होती है। अनिश्चित का मतलब आपको क्लियर कर दिया है बहुत अच्छी प्रकार से, कि कहीं पे ज़्यादा बारिश, कहीं पे कम बारिश, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, वर्षा ऋतु में कभी कभी लंबे समय तक पानी नहीं बरसता है, अतः फसलों को बचाने के लिए सिंचाई करनी पड़ती है। सही बात है बच्चों, कभी हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में लंबे समय तक पानी नहीं बरस रहा है, स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि हमारी फसलों को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्यूबवेल, कुआं इत्यादि से हमको खेत में सिंचाई करनी पड़ जाती है। तो वर्षा की ये विशेषता है हमारे यहाँ, समझ में आ रहा है। दूसरी विशेषता क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे, तीसरी विशेषता की ओर देख लीजिए। तीसरी विशेषता है कि कभी कभी तो मई जून में भी उत्तरी भारत के मैदानों में पानी बरसता है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मई जून के माह में उत्तरी भारत के जो मैदान हैं उनमें पानी बरसता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कभी कभी अपन देखते हैं कि जो है शीतकालीन वर्षा भी अनिश्चित रहती है। शीतकालीन वर्षा निश्चित नहीं है। अभी जैसे रबी सीजन स्टार्ट होगा, उसके बाद जो दिसंबर जनवरी में थोड़ा बहुत बारिश होती है, जिसको मावठ के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। होगी तो ठीक है, हो सकता है ओले ही पड़ जाएं, हो सकता है भयंकर तरीके की बारिश हो जाए, हो सकता है बूंद भी ना गिरे। समझ में आ रहा है ना। तो शीतकालीन वर्षा, सर्दियों में जो बरसात होती है वो भी अनिश्चित होती है। वर्षा ऋतु में होती है वो तो अनिश्चित है ही, साथ में शीतकालीन में होती है उसको अभी कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। 5वां पॉइंट है, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। वर्षा जो होती है जनरली, अगर वर्षा की हम बात करें तो बारिश होती है, आपको पूर्व से आता है मानसून जनरली, उधर से घूम के, तो पूर्व से वर्षा की मात्रा हमेशा घटती जाती है। इधर ज़्यादा बारिश होती है पूर्व की साइड,
लेकिन पश्चिमी की साइड जैसे राजस्थान आपका सूखा रह जाता है, वही चीज़ है, क्योंकि वहाँ से मात्रा जो है ना उसे घटना प्रारंभ हो जाती है। तो भी एक ये वर्षा की विशेषता है हमारे यहाँ देश में। छठवां है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर वर्षा का वितरण इतना अनिश्चित रहता है कि कभी वर्षा तो जून में प्रारंभ होती है तो कभी कभी जुलाई में भी पानी नहीं बरसता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि ये समुद्र के करीब हैं, तो यहाँ पर बारिश जनरली होती है समय से। लेकिन बाकी और अगर हम बात करें पूरे देश की, तो वहाँ पर वर्षा का वितरण इतना असमान है, इतना अनिश्चित है कि कभी तो वर्षा जून में ही प्रारंभ हो जाती है, 15 जून से स्टार्ट हो जाती है। वैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 21 जून में आपकी बारिश स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ मानसून 21 जून तक लगभग मध्य प्रदेश में एंट्री कर देता है। लेकिन कभी कभी स्थिति इस प्रकार की बनती है कि जुलाई में भी पानी नहीं बरसता है, ये स्थिति तक बन जाती है। तो ये हमारे यहाँ ध्यान रखें, भारतीय वर्षा की जो विशेषता हैं, वर्षा हमारे यहाँ अनिश्चित होती है, वर्षा असमान है हमारे देश में। क्या क्या विशेषता हैं, 6 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा 101%, इसलिए आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फसल को पाले से बचाव के उपाय लिखिए। पाला तो सब लोग जानते होंगे, पाला क्या पड़ता है, पाला जानते हैं कि नहीं? तुषार बोलते हैं बहुत सारे लोग इस वर्ड को, तुषार पड़ना या पाला पड़ना, और ये सर्दियों में पड़ता है जनरली। इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, पाला क्या मैं बता रहा हूँ, पाला होता क्या, इतना टेम्परेचर कम हो जाता है, इतना तापमान कम हो जाता है कि पौधे के अंदर जो जल रहता है, पौधे के अंदर जो नमी पाई जाती है, पौधा जो गीला होता है जनरली अंदर से, उसमें जो कोशिका रस होता है ना, वो बर्फ़ में चेंज हो जाता है, वो बर्फ़ बदल जाता है, तो जिससे पूरी कोशिकाएं फट जाती हैं प्लांट्स की, और पूरा का पूरा पौधा डेड हो जाता है, सुबह तक मर जाता है। समझ में आया ना? इतना टेम्परेचर कम, तो उसको हम पाला बोलते हैं जनरली। क्या बोला जाता है उसे? पाला बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं इंग्लिश में जनरली। फसल को पाले से बचाने के उपाय निम्नलिखित है। हम कैसे बचा सकते हैं वो तरीका आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। सबसे पहले तो है कि बहुमूल्य पौधों को पुआल से ढक देना चाहिए। बहुमूल्य पौधे वो होते हैं जो ज़्यादा उपयोगी हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनकी कीमत ज़्यादा है, जैसे काजू के मान लीजिए आप लोग, और भी बहुत सारे आपके ड्राई फ्रूट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुमूल्य पौधे होते हैं जनरली। केसर का पौधा है जो कि जम्मू कश्मीर में होता है। तो इन पौधों को पाले से बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? पुआल से ढक सकते हैं। इससे हम जो पाले से उसका बचाव कर सकते हैं। पुआल जानते हो, धान जो होती है ना, धान का जो पुआल होता है, भूसा तो नहीं बनता, उसका जो पाल होता है ना, उस पुआल से उसको ऊपर से ढक दो, जिससे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा रहेगा और जो है पाले से उसको बचाया जा सकता है किसी हद तक। दूसरा पॉइंट है, पौधों के आसपास धुआं करके वायुमंडल का ताप बढ़ा देना चाहिए। अब भैया जहाँ पर भी पाला पड़ने के चांसेस हैं कि आपको यहाँ पाला पड़ सकता है, और सर्दियों में ऐसा शाम को, अगर शाम का मौसम जो है साफ रहा बिल्कुल, तो सुबह ज़्यादा सर्दी पड़ने के चांस रहते हैं। सर्दियों में बिल्कुल साफ मौसम है, बदल नहीं है, तो सुबह ठंड ज़्यादा पड़ेगी, मतलब सर्दी ज़्यादा पड़ने वाली है, और कहीं ना कहीं ये पाला पड़ सकता है। तो ऐसा यदि लग जाता है तो उस दिन क्या करना चाहिए? मेड़ों पर चारों तरफ, आपका खेत है जहाँ पर कोई फसल है तो उसके चारों तरफ क्या कर दीजिए? धुआं कर दीजिए। धुआं करने से क्या होगा? थोड़ा वायुमंडल का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो पाले का प्रभाव है वो उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, जिससे हमारी फसल जो है बर्फ़ के रूप में उसके अंदर जो पानी है वो बर्फ़ में जम जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है कि पहाड़ों पर पौधे ढाल पर लगाना चाहिए। पहाड़ों पर यदि कोई खेती करता है तो, जैसे ऊंचे पहाड़ों पर, अब अपने यहाँ तो खेती नहीं होती है, बहुत सारी जगह पहाड़ों पर, उत्तराखंड में चले जाइए आप लोग, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, तो वहाँ पर क्या है, इतनी सपाट ज़मीन नहीं है, समतल भूमि नहीं है, तो वहाँ पर जो है ऊबड़ खाबड़ भूमि है, तो ऊंचे आपके टीलों पर मिट्टी से वहाँ पर खेती होती है। तो पत्थर नहीं है जनरली, मिट्टी है, मिट्टी के पहाड़ लगभग हैं, तो वहाँ पर क्या हो, ढलानों पे खेती करते हैं, सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, तो वहाँ पर ढाल पर पौधे लगाए जाते हैं जनरली, है ना, जिससे क्या होता है, जो पाले का प्रभाव होता है वो उतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं पड़ पाता है। चौथा पॉइंट है आपका बच्चों, खेत में हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, खेत में हल्की क्या कर देना चाहिए? सिंचाई कर देना चाहिए। देखो सिंचाई से क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कैसे हो जाता है आपको मालूम होगा कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है? कि जैसे ही जो पानी दिया जाता है खेत में जैसे ही पानी दिया जाता है, बोरिंग का यदि पानी है, बोरिंग का पानी है तो कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्म पानी निकलता है, आपने देखा होगा, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है।
जिससे जो पाले का प्रभाव है उतना नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। सिंचाई कर देना चाहिए जिससे काफ़ी झेलने की क्षमता हो जाती है, उसमें आ जाती है कि पौधे पर जो है पाले का प्रभाव न पड़े। पाला अवरोधी फसलें बोना चाहिए। पाला अवरोधी फसल बोना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बोना चाहिए, मतलब बुवाई करना चाहिए। पाला अवरोधी का मतलब होता है इस प्रकार की, मतलब फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट्स जो क्रॉप्स हैं उनकी कल्टीवेशन करना चाहिए, उनको सोइंग करना चाहिए। मीन्स क्या है इसका मतलब ये है कि ऐसी फसलें हो जिन पर प्रभाव पड़ता ही ना हो पाले का। पाला कितने ही पड़ता रहता हो लेकिन प्रभाव कोई पड़े ही नहीं, तो इस प्रकार की फसल भी जो है अपन लोग बो सकते हैं। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, पाले का प्रभाव पड़ता तो है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। तो वो एक आपकी फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस क्रॉप्स है। समझ में आ रहा है आपको। अब जैसे हम बात करें जो आपकी धनिया होती है, धना होता है, तो उस पर तो बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है और वो ख़त्म हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी जो है टेम्परेचर आपका कम हुआ तो पाला पड़ा तो पाला उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन आपने देखा 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। 5 पॉइंट्स मैंने अच्छी प्रकार से समझा दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात जरूर याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मौसम पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं? मौसम पूर्वानुमान का महत्व बताइए। मौसम पूर्वानुमान होता क्या? देखिए, आने वाले समय के मौसम का वर्तमान समय में ही अनुमान लगा लेना ही मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। आप लोग जानते हैं आज की डेट में कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, फ्यूचर की चीज़ें बहुत पहले ही क्लियर हो जाती हैं। आज की डेट में इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है दुनिया में, तो जो टेक्नोलॉजी आई है उससे फ़ायदा भी है और कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही। लेकिन फ़ायदा है वो क्या है, देख लीजिए। पूर्वानुमान की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। पूर्वानुमान कैसे? जैसे बता दिया जाता है कि भारी बारिश होने वाली है, 10 दिन में इतनी बारिश होगी, 8 दिन में ये होगा, कल ये ऐसा हो सकता है, फलाना इतना टेम्परेचर रहेगा, आंधी आएगी या तूफान आएगा। जो भी चीज़ होती है वो क्या है, वही तो पूर्वानुमान है कि मौसम का वर्तमान में, मतलब आगे क्या होने वाला है, 10 दिन में कैसा मौसम रहने वाला है, गर्मी पड़ने वाली है, सर्दी पड़ने वाली, ये आज ही पता लगा लिया, इसको ही हमने नाम कह दे दिया पूर्वानुमान। ठीक है ना। तो पूर्वानुमान क्या होता है पता चल गया आपको। अब मौसम पूर्वानुमान का महत्व क्या है, एग्रीकल्चर में क्या महत्व है, अच्छी प्रकार से इसको समझिएगा। देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा महत्व है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम की भविष्यवाणी से किसान को 1 से 2 दिन पहले पाला पड़ने की सूचना मिलने पर फसलों की हल्की सिंचाई कर उन्हें बचाया जा सकता है। जी हाँ, यदि पता चल गया कि भैया पाला पड़ सकता है, ये सूचना अगर रेडियो पर, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जैसे भी पता चलती है, तो किसान को अगर ये पहले ही सूचना पड़ गई कि भैया पाला पड़ सकता है, तो 1-2 दिन पहले ही पता चल गया, तो उससे क्या होगा, फसलों की थोड़ी सी हल्की हल्की सिंचाई कर देगा, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें जो है ना आपका पाले से बचा सकता है। ठीक है ना। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है, फल पकने के समय आंधी और वर्षा की सूचना मिलने पर फसल को गिरने से बचाया जा सकता है। सही बात है। अगर फल पकने के समय आंधी और वर्षा आपकी की सूचना मिली कि भैया आंधी आने वाली है, वर्षा होने वाली है, तेज वर्षा होगी या तेज आंधी आएगी, सूचना यदि पहले ही मिल जाती है पूर्वानुमान के माध्यम से, तो हमारी जो भी फसल है उसको गिरने से बचाया जा सकता है। मतलब जो भी कृषि में कोई नुकसान होगा तो उसको कहीं ना कहीं हम उसके नुकसान से बच सकते हैं। तीसरा है, अत्यधिक वर्षा, सूखा पड़ना, पाला पड़ना, कोहरा पड़ना, विभिन्न प्रकार के तूफानों को आदि के पूर्वानुमान से कृषि क्षेत्र के विभिन्न उत्पादकों में होने वाली हानि से बचा सकता है। अब किसान को आजकल 6 महीने 1 साल पहले ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट ईयर जो है ना क्या होगा, सूखा पड़ेगा, बारिश कम होगी, तो किसान उसी प्रकार की फसल को उगाएगा जो सूखा को सहन कर सके, उसी प्रकार की फसलों को बोएगा जिस पर पाला का प्रभाव कम पड़ सके। कि उसको पहले ही सूचना मिल गई ना कि ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मौसम पूर्वानुमान किसी हद तक ठीक भी होता है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करेक्ट होता है। अब की बार तो आपने देखा 2022 में बहुत सारे पूर्वानुमान बिल्कुल फेल हो गए। बताया गया है कि बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें, अगर मौसम पूर्वानुमान कहीं ना कहीं किसी हद तक तो सही होता है, और गलत भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं होती है। अगर सही होता है तो कहीं ना कहीं हम फसलों को, अपनी फसलों को जो भी हानि है उससे बचाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। तेज हवा आंधी की सूचना मिलने पर खड़ी फसल में सिंचाई न करके फसल को गिरने से बचाया जा सकता है। जी हाँ, ऐसा पता चला कि तेज हवा आने वाली है या आंधी आने वाली है, जिससे हम उस पर खेत में क्या होंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, क्योंकि सिंचाई कर देंगे तो जड़ ढीली हो जाती है, जनरली पौधा ढीला हो जाता है, और जैसी हवा चलेगी तो पौधा गिर जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि तेज़ हवा या आंधी की सूचना यदि पहले मिल गई, पहले इन्फॉर्मेशन यदि मिल जाती है, तो जो फसल खड़ी है सिंचाई ना करें उसकी, और सिंचाई ना करके भी हम फसल को जो है गिरने से, लॉजिंग की क्रिया से हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट है वर्षा की भविष्यवाणी से किसान जुताई क्या लिखा होगा, जुताई एवं बुवाई आदि के कार्यक्रम निश्चित कर लेता है। जी हाँ, वर्षा की यदि भविष्यवाणी पता चल गई तो किसान को कब जुताई करनी है, कब बुवाई करनी है, ये पूरा कार्यक्रम वो निश्चित कर लेता है कि वर्षा होने वाली है 2-4 दिन में, 8 दिन में, कब से है ना। ये आजकल तो बड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी है कि मोबाइल के माध्यम से ही मौसम पूरा पता चल जाता है। मौसम पूर्वानुमान से व्यवसाय क्षेत्रों में भी लाभ होता है तथा हवाई यातायात में बहुत मददगार साबित होता है। सही बात है भैया, हवाई यातायात के लिए तो मौसम पूर्वानुमान एक महत्वपूर्ण सूचना मान लीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण एक तत्व मान लीजिए, क्योंकि जो हवाई यातायात है आपका चलता रहता है तो उसके लिए मौसम ख़राब नहीं होना चाहिए। यदि मौसम ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं अपनी जो यात्रा है वो गड़बड़ होती है, यातायात साधन गड़बड़ होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो मौसम पूर्वानुमान क्या होता है, उसका क्या महत्व है एग्रीकल्चर में, पूरी अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया है। कहीं भी किसी छात्र को कोई समस्या नहीं होगी। एक एक पॉइंट पर मैंने बात की है और सभी को अच्छी प्रकार से क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है मौसम एवं जलवायु में अंतर। मौसम जलवायु में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आप लोग, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को ही मौसम कहते हैं। किसी विशेष समय पर, दैट इज ये समय है आपका, अभी इस समय क्या हो रहा है, वायुमंडल की जो भी अवस्था अभी चल रही है वो मौसम कहलाएगी। इसे क्या कहेंगे, मौसम। तो अभी आप देख रहे हैं ना तो ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है ना। और अभी कुछ देर आप देख रहे हो कि दिन में कभी तो धूप निकल आती है, कभी ढक जाती है, बादल छा जाते हैं। तो ये क्या है, मौसम बदल रहा है धीरे धीरे। अब जो है ना, अभी गर्मियाँ थी, गर्मियों से आपकी बारिश हुई और बारिश से अब जो है सर्दी आने वाली है। कुछ दिन बाद सर्दी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है जनरली। लेकिन जो जलवायु है, किसी स्थान के वायुमंडल में मौसम दीर्घकालीन परिवर्तन, दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय तक कोई परिवर्तन को ही जलवायु कहते हैं। कोई लंबा समय यदि परिवर्तन हो गया, लगभग 4 महीने का परिवर्तन हुआ सीधा सीधा, तो एक दीर्घकालीन हो गया। तो उसको हम जनरली कह सकते हैं जलवायु। क्या कह सकते हैं उसे, जलवायु। जैसे 4 महीना का तो नहीं कह सकते था, मतलब सालों का, 10-10 साल का भी बोल सकते हैं, हजारों साल का भी होता है जलवायु। तो जलवायु जैसे नम है तो नम ही रहेगी, गर्म है तो गर्म रहती है ना। तो ये चलता रहता है सिस्टम है। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन की घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। जो मौसम होता है बच्चों, ये दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। सिंपल सा पॉइंट है बच्चों कि मौसम दिन में 10 बार बदल सकता है, कितनी बार बदल सकता है, कितनी बार कैसा हो सकता है, ये मतलब दिन प्रतिदिन की घटना, जो भी घटना होंगी उन पर डिपेंड करता है। और जबकि जलवायु है वर्षों की ऋतु संबंधी घटनाओं पर निर्भर करती है। तो कई वर्षों की ऋतु संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं उस पर डिपेंड करती है। मौसम आपका अल्पकालीन मतलब कम समय का होता है, और जलवायु जो होती है दीर्घकालीन यानी ज़्यादा समय की होती है, बहुत लंबे समय की आपकी, उसे जलवायु कहते हैं। जनरली हम कहें कि मौसम के जो योग होता है जनरली उसे ही हम लोग, औसत योग जो होता है ना, उसे हम लोग जलवायु कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को मौसम विज्ञान कहते हैं। जी हाँ, मौसम के अध्ययन करने वाला जो साइंस होता है उसे ही हम लोग मौसम विज्ञान कहते हैं, जबकि जलवायु अध्ययन करने वाले विज्ञान को जलवायु विज्ञान कहते हैं। कृषि संबंधित सभी कार्य मौसम पर डिपेंड करते हैं। मौसम कैसा है, ये सभी कार्य कृषि पर डिपेंड करते हैं। कब हमें दवाई छिड़कनी है खेत में, कब निदाई करनी है, कब जुताई करनी है, ये सभी कार्य जो है ना डिपेंड करेंगे आपके मौसम पर। लेकिन जलवायु के आधार पर फसल ली जाती है। जैसे रबी सीजन में कौन सी लेने, खरीफ सीजन में कैसा टेम्परेचर रहेगा, कैसी आपकी फसल ले सकते हैं। क्या हम खरीफ मौसम में जो है गेहूं की फसल उगा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि उतना टेम्परेचर कम होता नहीं है। जबकि गेहूं की फसल के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, कम चाहिए। तो जलवायु आपकी 3-4 महीना की ज़्यादा गर्म रहती है, हॉट रहती है, वो जलवायु गेहूं के लिए सूटेबल नहीं है, तो हम लोग नहीं ले सकते ना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जलवायु जो है ना उसी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑन क्लाइमेट, क्रॉप ली जाती है। ध्यान रखें, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए। इन 4 क्वेश्चन से कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना कर लीजिए, काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, यदि बहुत सारे छात्र चाहें कि हमें तो एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप हमारी पुरानी वाली क्लास देख सकते हैं। पुरानी वाली क्लास में मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है, वहाँ से पढ़ लीजिए आप लोग। मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये 4 क्वेश्चन पढ़ने वाले छात्र के लिए काफ़ी हैं। फोकट का मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जितना लगता है कि मेरे को ये मैं श्योर हूँ कि 4 क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसलिए मैं 4 बताता हूँ। वैसे तो आपको पता है कि किसी चैप्टर में तो मैंने आपको 10-10, 20-20 तो नहीं, 15-15, 16-16 क्वेश्चन कराए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही चीज़ है, ठीक है।
चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।